मेरी फूल सी बच्ची को फूलों जैसा घर चाहिए। मैं आज ही काका कबूतर से कुछ पूछती हूँ। रानो उड़ती हुई अपने सबसे अच्छे दोस्त काका कबूतर के पास पहुंची। काका अपने घोंसले को नरम कर रहे थे। रानो की आंखों दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अवंतिका, अमृता, मरियम फातिमा, तनिष कृष्णा, जिया राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो में आंसू थे। काका, मुझे थोड़ी नरम रुई दे दो। गुड़िया की पीठ छिल गई है, वो दर्द से रो रही है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई गद्दा नहीं है। अरे पगली, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ले, ये सेमल की रेशमी रुई ले जा। ये बादलों जैसी नरम है। गुड़िया को इस पर सुला दे, उसे आराम मिलेगा। रानो ने खुश होकर रुई अपनी चोंच में दबाई और तुरंत अपने घोंसले में वापस आई। उसने गुड़िया के नीचे वो नरम रुई बिछा दी। ले मेरी गुड़िया, अब तुझे चुभन नहीं होगी। ये रेशमी बिस्तर है। गुड़िया उस रुई पर लेटी, लेकिन रानो के पुराने घोंसले के तिनके इतने नुकीले और सख्त थे कि वे रुई को चीरकर फिर से गुड़िया की नाजुक पीठ में चुभ गए। माँ, ये भी काम नहीं कर रहा। कांटे तो इसके आर पार हो गए। मुझे बहुत जलन हो रही है। पीछे पीछे काका कबूतर भी आ गए थे। ये देखकर वे भी उदास हो गए। रानो, इसका इलाज रुई या पंख नहीं है। तेरा पुराना घर अब रहने लायक नहीं बचा। गुड़िया की खाल बहुत नाजुक हो गई है। अब उसे किसी जादुई और बिल्कुल नए घर की जरूरत है, जो पानी जैसा नरम हो। तू तुरंत वैद्य तोते के पास जा। सही कह रहे हो काका। अब मैं कोई साधारण घर नहीं, दुनिया का सबसे अनोखा घर बनाऊंगी। रानो ने अपनी परेशानी बताई। वैद्य जी ने एक कांच की डिब्बी में रखा एक लाल थुलथुला बीज निकाला। रानो, ये जेली बीन का बीज है। इसे ठंडी रेत में लगाना। इससे जो घर उगेगा वो दुनिया का सबसे नरम और मीठा घर होगा। लेकिन याद रखना, आग और गर्मी इसकी दुश्मन है। शुक्रिया काका, मैं इसकी जान से ज्यादा हिफाजत करूंगी। रानो ने बीज को गीली रेत में दबाया। बोंग बोंग, अचानक जमीन हिली और एक विशाल लाल स्ट्रॉबेरी जेली का घर गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर आ गया। ये घर पारदर्शी था और हवा में हिल रहा था। वाओ, माँ देखो, ये घर तो डांस कर रहा है। रानो और गुड़िया अंदर गए। फर्श किसी ट्रैम्पोलिन जैसा था। गुड़िया ने एक छलांग लगाई और छत तक उछल गई। बोइंग बोइंग। मजा आ गया माँ। यहाँ तो गिरो भी तो चोट नहीं लगती और दीवारों से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, लेकिन इसे खाना मत, ये रहने के लिए है। हवा के साथ जेली की मीठी खुशबू कालू कौवे की नाक तक पहुंची। कालू और गोरी कवि वहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे थे। सुन गोरी, ये खुशबू, ये तो किसी 5 स्टार मिठाई की है। जंगल में रसमलाई कौन बांट रहा है? अरे वो देखो, नदी किनारे रानो ने कोई लाल महल बनाया है। वो तो पूरा का पूरा खाने का बना लग रहा है। कालू और गोरी वहाँ पहुँचे। कालू का लालच बढ़ गया। हटो रानो, आज मैं तुम्हारा घर जब्त करता हूँ, अपने पेट के लिए। कालू ने पूरी ताकत से दीवार पर अपनी चोंच मारी ताकि वो एक टुकड़ा खा सके, लेकिन जेली रबड़ जैसी थी। कालू की चोंच अंदर धंसने के बजाय जेली ने उसे वापस फेंक दिया। कालू पीछे लुढ़कता हुआ गया। कालू जी, ये घर तो कराटे जानता है। कालू गुस्से में उठा। अच्छा, अब मैं इसे पंजों से फाड़ दूंगा। कालू ने दोनों पंजों से जेली पर हमला किया। स्प्लैश! उसके पंजे चिपचिपी जेली में फंस गए। वो जितना निकलने की कोशिश करता, जेली उसे उतना अंदर खींचती। अरे छोड़, छोड़ मुझे, ये तो गोंद है। गोरी बचाओ। रानो और गुड़िया अंदर से ये देखकर हंस रही थी। गोरी ने किसी तरह खींचकर कालू को छुड़ाया। कालू के पंख चिपचिपे हो गए थे।
गोरी को एक दुष्ट आइडिया आया। कालू जी, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लो। जेली गर्मी से पिघल जाती है। हम इसके चारों तरफ आग लगा देते हैं। घर पिघलकर सूप बन जाएगा। फिर हम उसे मजे से पी जाएंगे। वाह गोरी, तू तो जीनियस है। आज तो जेली पार्टी होगी। कालू और गोरी ने सूखी घास जमा की और एक जलती हुई लकड़ी लाकर आग लगा दी। गर्मी बढ़ते ही जेली घर पसीने की तरह पिघलने लगा। छत टपकने लगी। माँ, हमारा घर पिघल रहा है। दीवारें छोटी हो रही हैं। हम जल जाएंगे। वैद्य काका ने सही कहा था। मुझे ठंडक का इंतजाम करना होगा, वरना सब खत्म। रानो की नजर नदी के किनारे पर अटके एक भारी पत्थर पर पड़ी, जो बस गिरने ही वाला था। उसे बस एक धत्ते की जरूरत थी। रानो ने तुरंत दिमाग लगाया। गुड़िया, उस पत्थर को देखो। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दो। रानो और गुड़िया हवा में थोड़ा पीछे गए और फिर तेजी से उड़ते हुए आए। उन्होंने अपने पंजों से एक साथ उस पत्थर को धक्का दिया। धड़ाम! पत्थर लुढ़क कर सीधा नदी में गिरा। छपाक! पानी की एक बड़ी लहर गुब्बारे की तरह उठी और उसने एक ही झटके में जलती हुई आग और जेली घर को भिगो दिया। आग बुझ गई। पानी ने आग बुझा दी और ठंडे पानी के लगते ही पिघली हुई जेली तुरंत जम गई। कालू जो सूप पीने के लिए मुंह खोलकर बैठा था, उसके ऊपर पिघली जेली गिरी और पानी लगते ही वो जेली के अंदर जम गया। अब कालू एक जेली की मूर्ति बन चुका था। सिर्फ उसकी चोंच बाहर थी। मैं फंस गया। कोई मुझे बाहर निकालो। मुझे ठंड लग रही है। ठंडे पानी से घर अब पहले से भी ज्यादा मजबूत और चमकदार हो गया था। रानो ने कालू को माफ कर दिया और जेली तोड़कर उसे आजाद किया। ये लो कालू भाई, ये खाने वाली जेली है। लालच में आकर दूसरों का घर उजाड़ने से पेट नहीं भरता, सिर्फ मुसीबत मिलती है। अगर मिलजुल कर रहोगे तो स्वाद भी मिलेगा और इज्जत भी। कालू ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और जेली का एक टुकड़ा चखा। वो वाकई बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन आज उसे उस मिठास से ज्यादा अपनी कड़वी हरकत पर पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो रानो। मैं तुम्हारे घर को सूप समझकर पीना चाहता था, लेकिन अब समझ आया कि मेहनत से बनाया गया घर रहने के लिए होता है और ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है। हाँ अंकल, और याद रखिएगा, हमारे घर में फ्री की दावत सिर्फ दोस्तों के लिए है। दुश्मनों के लिए तो यहाँ सिर्फ जेली की जेल है। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। कालू और गोरी ने वादा किया कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। शाम की सुनहरी धूप में रानो का जेली वाला घर किसी हीरे की तरह चमक रहा था और उसके अंदर गुड़िया बिना किसी चुभन के चैन की नींद सो रही थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच आपको ऐसी मुसीबत में फंसाता है जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसे कालू जेली में। शाम का समय था और जंगल में काले बादल छा गए थे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों के पत्ते टूट टूट कर गिर रहे थे। हरिया तोता और हरियाली तोती सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठे तूफान का जायजा ले रहे थे। हरियाली, जल्दी चलो। बादलों का रंग बता रहा है कि आज जंगल में बहुत भयानक बारिश होने वाली है। हमें सुरक्षित जगह छुपना होगा। हाँ, मैंने सुना है कि ये तूफान कई घोंसलों को उड़ा ले जाएगा। हमें सबको सावधान करना चाहिए। चलो जल्दी उड़ते हैं। हवा के थपेड़ों से रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला बुरी तरह हिल रहा था। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं बेटा, डरो मत, लेकिन यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। हमें नानी माँ के पुराने पक्के घर में जाना होगा। वो घर खाली पड़ा है, हम वहीं रात बिताएंगे। लेकिन माँ, वो घर तो बहुत दूर है और बारिश शुरू होने वाली है। हिम्मत रखो बच्चों, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पीछे पीछे आओ। रानो और उसके बच्चे तेज हवा को चीरते हुए मुश्किल से उड़ पा रहे थे। बिजली कड़क रही थी,
तभी उन्हें नीचे रास्ते में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि भी उड़ते हुए दिखाई दिए। अरे ओ रानो, इस तूफान में अपने बच्चों को लेकर कहाँ मरने जा रही हो? कालू भैया, मेरा घोंसला टूटने वाला है। मैं नानी माँ के पुराने घर जा रही हूँ। कालू जी, नानी माँ के उस घर में तो बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। अगर हम पहले पहुँच गए तो हम उस घर पर कब्जा कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो गोरी, चलो हम शॉर्टकट से जाते हैं। रानो चिड़िया जब तक बच्चों के साथ वहां पहुंचती, कालू कौवा और उसका परिवार पहले ही दरवाजे पर खड़ा था। घर पुराना था लेकिन मजबूत था। कालू भैया, कृपया दरवाजे से हटिए, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। रुक जाओ रानो, अब ये घर हमारा है। नानी माँ ने ये घर मुझे देखभाल के लिए दिया था। यहाँ सिर्फ हम रहेंगे। ऐसा मत कहिए भैया, नानी माँ तो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। ये सबका घर है, बस आज रात की बात है। बहुत मिन्नतें करने के बाद कालू ने रानो को अंदर तो आने दिया, लेकिन उसे घर के एक टूटे हुए कोने में रहने को कहा। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। पापा, मुझे भूख लगी है। रानो मौसी के पास जो पोटली है उसमें दाने लग रही हैं। रानो, अगर यहाँ रहना है तो अपने दाने हमें देने होंगे। हमारे जग्गू को भूख लगी है। भाभी, ये मेरे बच्चों के लिए हैं, लेकिन आप आधा ले लीजिए। बस हमें यहाँ रहने दीजिए। रानो और उसके बच्चे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन कालू कौवा लालच में पागल था। उसने एक भारी पत्थर उठाया और बंद कमरे के ताले पर दे मारा। गोरी, सुना है नानी माँ अपना सारा खजाना इसी कमरे में रखती थीं। आज मौका है, हम इसे खोल लेते हैं। कालू भैया, ये नानी माँ का घर है, कृपया ताला मत तोड़िए, ये गलत है। तुम अपना मुंह बंद रखो रानो। जग्गू, तुम मेरे साथ आओ। आज ये दरवाजा टूटेगा और अंदर का खजाना हमारा होगा। ताला टूटते ही कालू और जग्गू अंदर घुस गए। उन्होंने जल्दी जल्दी बोरियां फाड़ी, लेकिन सोना चांदी नहीं। बोरियों से सिर्फ सूखा अनाज और जड़ी बूटियां निकली। धत तेरे की, इतनी मेहनत की और मिला क्या? ये मामूली अनाज, सब बेकार है। भैया, इसे बर्बाद मत कीजिए। बाढ़ में यही अनाज हमारे बच्चों का पेट भरेगा। तभी बिजली कड़की और नानी माँ वहाँ आ पहुँची। उन्होंने टूटा हुआ ताला और बिखरा अनाज देख लिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे घर में चोरी करने के लिए ताला तोड़ दिया। नानी माँ, वो हम तो बस सफाई कर रहे थे। बस एक शब्द और नहीं, निकलो मेरे घर से। नानी माँ के घर से निकाले जाने के बाद कालू, गोरी और जग्गू बारिश में बुरी तरह ठिठुर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा था। तभी बिजली चमकी और कालू को दूर पहाड़ी पर एक गुफा दिखाई दी, जहाँ हल्की आग जल रही थी। गोरी, वो देखो सामने गुफा, वहाँ आग जल रही है। लेकिन वो तो किसी और का घर लग रहा है। अगर वहाँ भी हमें भगा दिया तो? अरे, तुम डरती क्यों हो? नानी माँ के घर पर कब्जा नहीं कर पाए तो क्या हुआ? इस गुफा पर हम अपना हक जमा लेंगे। चलो जल्दी। वे उड़कर गुफा के पास पहुँचे। वहाँ हड्डियों का ढेर लगा था और एक बूढ़ा विशाल गिद्ध आग ताप रहा था। उसकी लाल आंखें देखकर जग्गू डर गया। ए बुजुर्ग, हम यहाँ रात बिताने आए हैं, थोड़ी जगह दीजिए। आओ आओ मेहमानों, मुझे तो ताजा भोजन, मेरा मतलब मेहमानों का इंतजार ही था। अंदर आ जाओ, यहाँ बहुत गर्मी है। पापा, मुझे ये अंकल ठीक नहीं लग रहे। चुप रहो जग्गू, देखो ये हमसे डर गया है। जैसे ही वे अंदर गए, गिद्ध मामा ने गुफा के मुहाने पर एक बड़ा पत्थर सरका दिया। अब बाहर जाने का रास्ता बंद था। अचानक गिद्ध का व्यवहार बदल गया। चलो, अब आराम बहुत हुआ। कालू, मेरे पैर दबाओ, और तुम गोरी, वो कोने में पड़ा कचरा और हड्डियां साफ करो। क्या? हम मेहमान हैं, नौकर नहीं। यहाँ सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, या तो मेरा गुलाम या फिर मेरा नाश्ता। तय कर लो, क्या बनना है। डर के मारे कालू गिद्ध के गंदे पैर दबा रहा था और गोरी सफाई कर रही थी।
जग्गू भूख से रोने लगा। पापा, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है। अरे वाह, बच्चे को भूख लगी है या फिर मुझे भूख लगी है। अगर तुम दोनों ने काम रोका तो मैं इस छोटे कौवे को ही आज रात के खाने में खाऊंगा। बड़ा नरम मांस लग रहा है इसका। कालू जी, कुछ कीजिए, ये राक्षस हमारे जग्गू को खा जाएगा। तभी गिद्ध मामा को अंगड़ाई आई और उसकी आंख लग गई। उसने जोर जोर से खर्राटे लेना शुरू कर दिया। तालू ने इशारा किया। उन्होंने धीरे से पत्थर को धकेला और वहां से जान बचाकर भागे। भागो गोरी, पलटकर मत देखना। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। नानी माँ ने हमें सिर्फ बारिश में निकाला था, लेकिन यहाँ तो जान पर बनाई थी। हम अपनी चालाकी की वजह से ही फंसे थे। अब मैं कभी किसी का घर हड़पने की नहीं सोचूंगा। उस रात बारिश के ठंडे पानी ने कालू का सारा घमंड धो दिया था। उसे समझ आ गया कि दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ अंत में बुरा ही हो। सुंदरवन जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। रानो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके घर में गरीबी का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी सास अक्सर उसे कोसती रहती थी। अरे ओ रानो, दोपहर हो गई है और चूल्हा अभी तक ठंडा पड़ा है। क्या हम हवा खाकर जिंदा रहेंगे? माँ जी, घर में एक भी दाना नहीं है। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। आपको क्या खिलाऊं? बहाने मत बनाओ। अगर शाम तक भोजन का इंतजाम नहीं हुआ तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहाँ से। अपनी सास की कड़वी बातें सुनकर रानो रोती हुई जंगल की ओर निकल जाती है। वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ओह हे मेरे भगवान, क्या मैंने ऐसा कोई पाप किया है कि आपने मुझे गरीबी और दुखों से भरा ये कैसा जीवन दिया है? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, एक पल भी आराम नहीं करती। फिर भी इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद भी मुझे और मेरी सास को 2 वक्त की सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती। मेरी सास की कड़वी बातें अब और सहन नहीं होती। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है? अब मैं किस सहारे पर जिंदा रहूंगी? तभी रानो की रोने की आवाज सुनकर पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे ज्ञानी उल्लू बाबा की आंख खुलती है। बेटी रानो, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसुओं ने तो मेरा दिल भी दुखा दिया है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज सुनी। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं कि मैं कितनी निराश हूँ। हमारे घर में एक भी दाना नहीं बचा है। मेरा पेट कल से खाली है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है जिससे मैं भोजन का प्रबंध कर सकूं। इस वजह से मेरी सास बहुत नाराज हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मैं भोजन का इंतजाम नहीं कर पाई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मेरी ये गरीबी अब मेरे लिए एक अभिशाप बन गई है बाबा। मैं बस जीना चाहती हूँ, पर कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हारी दौलत है। ये लो, ये 3 जादुई बीज हैं, इन्हें अपने आंगन में बो देना। रानो उम्मीद लेकर घर लौटती है और घर के पीछे पड़ी सूखी जमीन पर जाती है। वो उल्लू बाबा की बात याद करती है। बाबा ने कहा था कि ये साधारण बीज नहीं है, शायद इनसे मेरी किस्मत बदल जाए। ज्ञानी उल्लू बाबा ने मुझे ये 3 बीज बहुत विश्वास और स्नेह के साथ दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये कोई साधारण बीज नहीं है। मुझे उनकी बात पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इन बीजों को इस सूखी जमीन में बोती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। शायद, बस शायद, यही वो जादू की शुरुआत हो जिससे मेरी और मेरी सास की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाए और हमारे घर से गरीबी का अंधेरा दूर हो जाए। रानो पूरी श्रद्धा से जमीन खोदती है और तीनों बीजों को अलग अलग क्यारियों में लगा देती है। वह नदी से पानी लाकर उन्हें सींचती है।
अगली सुबह जब रानो सोकर उठती है और खेत में जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ 3 अनोखी सब्जियां उगी थीं। अरे ये क्या? एक पौधे पर सोने जैसा चमकता कद्दू, दूसरे पर चांदी जैसी भिंडी और तीसरे पर मानिक जैसा लाल टमाटर। ये तो सचमुच जादू है। सब्जियों की चमक से पूरा खेत रोशन हो रहा था। रानो की सास खिड़की से ये सब देख रही थी। जादुई सब्जियों को देखकर उसके मन में लालच आ गया। अरे वाह, ये रानो तो छुपा रुस्तम निकली। सोने और चांदी की सब्जियां, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो मैं जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। रानो को इसका पता नहीं चलने दूंगी। सास दौड़कर गांव के चालाक दुकानदार कालू कौवे के पास जाती है। कालू भाई, जल्दी चलो। मेरी बहू ने खेत में सोने चांदी की सब्जियां उगाई हैं। हमें वो सब चुरा कर शहर में बेचनी है। आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। क्या बात कर रही हो चाची? सोने की सब्जी? चलो जल्दी, इससे पहले कि रानो वहाँ पहुँचे हम सब साफ कर देते हैं। रानो जंगल में लकड़ियां बीनने गई थी। मौका देखकर कालू कौवा और सास खेत में घुसते हैं और जल्दी जल्दी वो तीनों जादुई सब्जियां तोड़ लेते हैं। वाह, ये कद्दू तो बहुत भारी है। चाची, हम तो माला माल हो गए। धीरे बोलो कालू, जल्दी चलो, इससे पहले कि वो मनहूस रानो आ जाए। कालू और सास बाजार के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुनो भाई सुनो, सोने का कद्दू, चांदी की भिंडी, जो सबसे ज्यादा दाम देगा ये सब्जी उसकी। तभी एक अमीर चील वहां आती है, लेकिन जैसे ही कालू ने कद्दू को हाथ लगाया, वह कद्दू अचानक काले पत्थर में बदल गया। सास ने भिंडी उठाई तो वह कांटों वाली झाड़ी बन गई। धोखेबाज, तुम हमें पत्थर और कांटे बेचने आए हो। मारो इन दोनों को। अरे नहीं, ये अभी तो सोना था, अचानक पत्थर कैसे बन गया? हाय, मेरी किस्मत टूट गई। तभी रानो वहां भागते हुए आती है। भीड़ उसे रास्ता देती है। रानो जैसे ही उस काले पत्थर और कांटों को छूती है, वे वापस सोने के कद्दू और चांदी की भिंडी में बदल जाते हैं। ये सब्जियां लालच से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से उगी हैं। कालू भैया और माँ जी, आपने चोरी की, इसलिए ये पत्थर बन गए थे। मुझे माफ कर दे रानो, मैंने लालच में आकर तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुम सच में लक्ष्मी हो। कुछ दिनों बाद रानो ने उन जादुई सब्जियों के धन से अपने टूटे हुए घर को पक्का और सुंदर बना लिया। उसी शाम रानो का पति टुन्नो चिड़ा शहर से वापस लौटा। अपने घर को इतना बदलता देख वो दरवाजे पर ही ठिठक गया। अरे, क्या मैं रास्ता भूल गया हूँ? यहाँ तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी थी। ये महल जैसा घर किसका है? आओ बेटा, तुम सही जगह आए हो। ये सब तुम्हारी पत्नी रानो के अच्छे कर्मों का फल है। मैं तो इसे पहचान ही नहीं पाई थी, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप आ गए, अब हमारा परिवार और खुशियाँ पूरी हो गईं। रानो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रानो सबको लेकर उल्लू बाबा को धन्यवाद देने गई। बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारी